हाँ, सभी साथियों को लाल सलाम। मैं बीएचईएल भोपाल कारखाने से हूँ, तो बीएचईएल संबंधित ही अपनी बातें रखूँगा। कॉमरेड, ये भाजपा सरकार आने से पहले सन 2012-13 में बीएचईएल ने 50,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। 50,000 करोड़ का टर्नओवर किया था, जिसमें 9,500 का नेट प्रॉफिट दिया था बीएचईएल ने, संपूर्ण बीएचईएल ने। देश में 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई। इसके बाद से लगातार बीएचईएल का प्रोडक्शन गिरता जा रहा है और आज हम लगातार गिरते हुए 22,000 करोड़ पे आ गए हैं और पिछले साल हमें 2,500 करोड़ का लॉस हुआ। तो ये कंपनी कैसे इतनी नीची स्थिति में आ सकती है, इसका गला लगातार घोटा जा रहा है, जिसके गवाह हम हैं। हम लगातार देख रहे हैं इस कंपनी को, हम वहाँ लगातार काम कर रहे हैं। काम की परिस्थितियाँ कैसे बदली जा रही हैं वो हम लगातार देख रहे हैं। आज देश में बिजली की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। आपके ई व्हीकल आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, आपके घरों में, कारखानों में, सब जगह बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक जो कंपनी भारत सरकार की है, आज जो भारत में जो बनने वाली बिजली का 80% इसी के उपकरणों द्वारा बनाया जाता है। लेकिन इसको धीरे धीरे डिमोलाइज करते करते ऐसा बना दिया जाएगा कि लास्ट में ये किसी तरह के काम के लायक नहीं बचेगी, तो चंद पैसों में पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया जाएगा। इसमें विभिन्न तरह के अड़ंगे इसके लिए अपनाए जा रहे हैं। मोदी जी ने आते आते ही सबसे पहले एक पेरिस जलवायु समझौता किया था। पेरिस जलवायु समझौते में ये तय हुआ कि कोल से बनने वाली बिजली को हम हर 10 साल में 10% रिड्यूस करेंगे और सन 2050 तक हम कोल मुक्त की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे कोयला के साथी भी ध्यान से सुन लें कि वो उनका नज़रिया इस तरफ है, और हालांकि वैसा संभव नहीं है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं है कि अन्य जो स्रोत हैं इतने सक्सेसफुली, जैसे सोलर हो गया। अब सोलर का बहुत बड़ा प्लांट लगाओगे तब भी आप एक ऑफिस की बिजली बना सकते हो, लेकिन आपको यदि कारखाना चलाना है तो सिर्फ सोलर के भरोसे कारखाना नहीं चल सकता। तो इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोल आपका मुख्य स्रोत के रूप में रहेगा। क्योंकि कोल इंडिया में उपलब्ध हैं अच्छी खासी मात्रा में। सस्ती बिजली यदि बनानी है तो कोल पे निर्भरता से ही बन सकती है, और कोल से यदि आप शिफ्ट होते हैं हम दूसरी तरफ, तो बिजली लगातार महंगी होती रहेगी। आज देखिए बिजली के बिल आपके लगातार घरों में पहुंच रहे होंगे। जो बिल 200 रुपये का आता था, अब बढ़ के 2,000, 2,500 की तरफ बढ़ रहा है। ये एक तरह का निजीकरण है। साथियों, सरकार के द्वारा एक कंपनियों के निजीकरण के अलावा इनके लैंड मोनेटाइजेशन के लिए स्कीम भी 27 तारीख को लॉन्च की गई है, जिसका नाम है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के नाम से एक कंपनी बनाई है उन्होंने। जो सरकार की जो कंपनियां हैं, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के पास में बहुत बड़ी संपत्ति है लैंड के रूप में, बीएचईएल जैसे कारखानों के पास भी अच्छी खासी बड़ी संपत्तियां हैं लैंड के रूप में। ये इनको मोनेटाइज करेगी। मोनेटाइज का मतलब होता है इनको बेचेगी निजी हाथों में। आज वो उनकी संपत्ति बड़ी है क्योंकि वो शहरों के बीच में आ गई हैं, उनकी वैल्यू बढ़ गई है। तो सरकार इसकी तरफ भी है, सरकार हर तरफ बेचने की तरफ देख रही है। आप भी देखिए, मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा चूसा है सरकार। जो सबसे ज़्यादा इसके सपोर्टिव था मध्यम वर्ग, आज सबसे ज़्यादा किसी का शोषण हो रहा है तो मध्यम वर्ग का हो रहा है। मध्यम वर्ग में अपने ज़्यादातर जो हैं वो पब्लिक सेक्टर और जो अच्छे गवर्नमेंट संस्थानों में जो काम करने वाले हैं वही लोग हैं। मोस्टली मध्यम वर्ग है। उसमें एक कहावत फिट बैठती होगी कि वहाँ पिताजी बीएसएनएल से वीआरएस ले रहे हैं और घर में बेटा मोदी मोदी चिल्ला रहा है। ये परिस्थिति अब आज अपने घरों में बन रही है। आज हमें इसको बदलना पड़ेगा।
यदि हम ऐसी परिस्थिति को नहीं बदल पाते हैं तो हम अपने घरों में जो परिस्थिति बन रही है उसके लिए तैयार रहें, और अपने जो साथी हैं कि नौकरियां जिनकी 2 साल 4 साल 5 साल बची हैं, बीएचएल में के जो कार्मिक विभाग है उसने बाकायदा ये तय कर लिया है कि अब जो जिनकी 15 साल नौकरी हो चुकी है या जिनकी एज 50 साल हो चुकी है उनको उनका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग तय करेगी। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग तय करेगी, इसका मतलब ये है कि आपको हर साल आपकी परफॉर्मेंस आपका अधिकारी रिव्यू करेगा कि ये इसे आगे रखा या न रखा जाए। उसको वीआरएस नहीं दिया जाएगा। वीआरएस में कोई आपको कंपनसेशन सेट किया जाता है, वीआरएस में वो वीआरएस नहीं देके उसको सीआरएस दिया जाएगा, कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया जाएगा, जिसके तहत आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। सीधे सीधे आपका जो बन रहा है वो आपको देके आपकी विदाई सुनिश्चित कर दी जाएगी। तो ये लड़ाई बड़ी गंभीर है, हमें सभी लोगों को मिलकर लड़ना है। और बीएचएल में जहाँ तक है, पिछले 8 सालों में लगभग 10,000 लोग रिटायर हुए हैं। 10,000 लोग रिटायर हुए हैं। ये एक और किसी तरह की नई एक भर्ती नहीं की गई। ये एक अघोषित छटनी के रूप में देखा जा सकता है इसको। अघोषित छटनी ऐसे है कि 10,000 आपके जो परमानेंट नौकरियां थी वो खत्म कर दी आपने, एक भी भर्ती नहीं करके आपने 10,000 नौकरियां खत्म कर दी, और अब उनकी जगह ठेका मजदूर के रूप में आप इस काम में ले रहे हो। तो ठेका मजदूर का शोषण भी आप बीएचएल का काफ़ी दिनों से चर्चा में है। हमारे बहुत सारे ठेका कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनको पहले ये लगता था कि बीएचएल में परमानेंट हट रहे हैं तो ठेकेदार के कर्मचारियों को वो भी अच्छी पेमेंट वगैरह सब कुछ मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका शोषण, जब हम CITU पहले जॉइंट कमेटी मेंबर थी तो वहाँ पे उनको जो न्यूनतम वेतन था उसको 100 रुपये प्लस करके ही पेमेंट किया जाता था। कि वहाँ जैसे यदि यहाँ का 335 रुपये मध्य प्रदेश का ग्रेड 3 का नॉन स्किल्ड वर्कर का लेबर रेट है, तो वहाँ पे 435 रुपये बीएचएल उसको पेमेंट करेगी नॉन स्किल्ड का। लेकिन वो वाला पेमेंट भी ये गवर्नमेंट आने के बाद में उन्होंने हटा दिया है। आज अभी बीएचएल का ठेका मजदूर भी उसके लिए लगातार संघर्षरत है। उसमें कई हमारे ठेका मजदूरों को हटा भी दिया गया है, साथियों को, फिर भी वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वहाँ पे यूनियन बनाने की कोशिश लगातार चल रही हैं और वो कोशिश करते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई चारों तरफ से जब तक लोग मिलके नहीं लड़ेंगे हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। हम सब लोग मिलके एक साथ लड़ेंगे। सरकार का हमला चारों तरफ से है। सरकार ये मान चुकी है कि सरकार इनके पास कुछ नहीं है। हम जो आपकी जितनी भी हेडलाइन है उनको जब तक मैनेज करते रहेंगे हम इनसे झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार को आईना दिखाने की ज़रूरत है। हम सब लोग मिलके जब तक नहीं लड़ेंगे, जैसे कोयला, और सब लोग एक साथ मिलके लड़ेंगे तो हमारी ताकत बहुत ज़्यादा है। जैसे आज लगभग 35,000 बीएचएल में कुल कर्मचारी हैं, सभी बीएचएल प्लांटों के मिला के 5,000 हमारे यहाँ भोपाल में कार्यरत है। तो 5,000 एक बड़ी संख्या होती है परमानेंटों की, और हमारे पास में करीबन 6,000 ठेका मजदूर काम करते हैं यहाँ पे सिर्फ बीएचएल भोपाल में। तो एक बड़ी संख्या है, लेकिन फिर भी ये बीजेपी का गढ़ है। यह हमें सोचना पड़ेगा। हमें अपने घरों में, जो मैं बोल रहा था कि पिताजी BSNL से VRS ले रहे हैं और घर में बेटा मोदी मोदी कर रहा है, ये प्रक्रिया को जब तक बदलाव नहीं करेंगे बदलाव संभव नहीं है। हमें सबको घरों में अपनी परंपराएं बदलनी पड़ेगी। हाँ, सब कुछ करिए, लेकिन हमें असली दुश्मन को पहचानने की ज़रूरत है कि हमारा असली दुश्मन कौन है, और उसके खिलाफ लड़ाई तेज करनी पड़ेगी। मैं इन्हीं अपनी बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।